करीब 32 साल की एक महिला का कत्ल कर दिया जाता है। जिसने कत्ल किया था उसे ऐसा लग रहा था कि इस महिला के चेहरे से उसकी शनाख्त हो सकती है, पहचान हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। दूर तक ये खबर जब फैलेगी तो उस घर तक बात पहुंच सकती है। इसलिए उसने धड़ से उस सर को बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन जब अलग उसको कर रहा था तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि आजकल तो फिंगरप्रिंट का भी ज़माना है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता चल सकता है। इसलिए उसने ना केवल सर काटा बल्कि हाथ भी काट लिए और उन्हें काटने के बाद एक बड़ी सी पॉलीथीन के अंदर पैक कर लेता है, रख लेता है। वो बस का ड्राइवर होता है, आराम से जा रहा था। जाते जाते उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ऐसा ना हो कि ये इन्हें मैं फेंकूंगा तो कहीं किसी को मिल जाए, मिल गए तो फिर भी जांच पड़ताल हो सकती है, पहचान हो सकती है। इसलिए उसने अपनी बस के टायर के नीचे उस पॉलिथीन को रखा जिसमें सर रखा था और जिसमें दोनों हाथ रखे थे। जैसे उसने बस चलाई तो एकदम उनका कुचल जाते हैं, कचूमर बन जाता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अभी नहीं, एक आध बार और करते हैं। ऐसे करते करते उसने कम से कम 4 या 5 बार उस सर पर और हाथों की हथेलियों पर अपनी बस को चढ़ाता रहा, कई बार। ऐसे करते करते जब वो बिल्कुल पूरी तरह से कुचल जाते हैं तब उस पॉलिथीन को नज़दीक में एक रेलवे लाइन होती है, वहां पर उसको फेंक देता है। ये सोचकर उसने फेंका था कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस महिला का कत्ल होता है वो अपने घर से लगभग 1511 किलोमीटर दूर थी। और यदि इस लाश के बारे में कोई जानकारी पहुंचती भी है तो घर वालों को कैसे पता चलेगा ये लाश किसकी है। लेकिन पुलिस को लगभग 9 दिन का समय लगता है। पुलिस असली कातिल तक पहुंच जाती है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कत्ल की ये वजह हो सकती है, साथ ही यकीन इस बात पर भी नहीं हो रहा था क्योंकि ये बिल्कुल अंधा कत्ल था। पुलिस ने जिस खूबसूरती के साथ इस मामले की जांच पड़ताल की है, आप भी उसकी तारीफ करने से नहीं चूकेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। नोएडा का एक सेक्टर 82 है। सेक्टर 82 जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर लगता है। एक कट है, उस कट के पास में जिसे बोलते हैं बरसाती नाला। बरसाती नाले में अक्सर पानी भरा रहता है। इसी बीच में एक व्यक्ति राहगीर गुजर रहा था, उससे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था। टॉयलेट करने के लिए वो रुक जाता है और जैसे ही रुकता है उसने जो देखा, उस रुके हुए पानी में एक लाश तैर रही थी। वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसने किसी से सलाह मशवरा लिया। उसने कहा कि मैंने एक लाश को देखा है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी किसी ने उसे कहा कि आपको 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, पुलिस को सूचना देनी चाहिए। पुलिस को सूचना मिल जाती है और जैसे पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब पुलिस ने यहां आकर जांच पड़ताल करना शुरू किया है। तो लगभग 30 से 32 साल के या 35 साल के आसपास की उम्र रही होगी। जो लाश मिलती है वो बिल्कुल न्यूड अवस्था में थी, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन उसके पैरों में बिछिए जरूर पड़े हुए थे। पुलिस ने यहां से छोटी पहलू को, छोटे से छोटे जो सबूत इकट्ठा किए जा सकते थे उनको इकट्ठा करते हैं। और ये तारीख थी 6 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास। आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जितने भी आसपास के इलाके के जो थाने थे या आसपास के जनपदों के थाने थे, सभी जगह पर यह सूचना दी जाती है कि एक महिला की लाश मिली है जिसका सर भी नहीं है, जिसके हाथ भी नहीं है। हाथों की हथेलियों से ही कटे हुए हैं, सर नहीं है। आखिरकार लाश किसकी है, किसकी नहीं है। पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जब जुट जाती है तो ये पुलिस कमिश्नर होती हैं। पुलिस कमिश्नर को जब ये सूचना मिलती है तो उन्होंने अपनी टीम से कहा, पुलिस से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे और कोई काम हो या ना हो, लेकिन इस मामले की जांच पड़ताल जरूर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई वीआईपी मामला हो। इस तरह की बात थी। पुलिस अब इसमें जांच पड़ताल में जुट जाती है। 9 टीमें बनाई जाती हैं और 9 टीमें बनाने के बाद आखिरकार जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 6 नवंबर 2025 की सुबह 11 बजे के आसपास जब ये लाश मिली थी, उससे लगभग 16 घंटे या 17 घंटे पहले इस महिला का कत्ल किया गया था, हत्या की गई थी। अब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती का विषय था। पुलिस इंतजार कर रही थी कि कहीं से कोई सूचना मिल जाए, कहीं से कोई जानकारी मिल जाए, किसी थाने में ये ऐसी रिपोर्ट लिखी गई हो कि कोई महिला गायब है, लापता है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। इसके बाद जो टीमों की संख्या थी वो बढ़ने लगती है और बढ़ने के साथ साथ जो टीम के अंदर काम करने वाले पुलिस ऑफिसर होते हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाने लगती है। इसी बीच में पुलिस ने लगभग 5000 सीसीटीवी कैमरों को अपनी रडार पर लिया और 5000 सीसीटीवी कैमरे को इस घटनाक्रम के, जो भी इस महिला की लाश मिलने से लगभग 15-16 घंटे पहले का जो टाइमिंग था, उसके हिसाब से उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को देखना शुरू किया है। इस टाइमिंग के अनुसार पता चलता है कि लगभग 60,000 लोगों का आवाजाही रही है, इनकी आए हैं और गए हैं। 60,000 जो मोबाइल नंबर थे उनको भी ट्रेस करना शुरू कर दिया गया और साथ ही ये भी देखा गया कि ये लाश जो है, जिससे पता चल रहा था साफ साफ कि हत्या कहीं और की गई है और हत्या करने के बाद इस लाश को यहाँ पर फेंका गया है।
अब ये लाश अगर आएगी तो किसी वाहन में आएगी, इसलिए पुलिस ने लगभग 1100 वाहनों को ट्रेस करना शुरू कर दिया। 1100 वाहनों में उन्होंने ये देखना शुरू किया कि संदिग्ध वाहन कौन से हैं, और जैसे वाहन जा रहा है तो रास्ते में कौन सा वाहन रुकता है, कौन ऐसा वाहन है जो बेतरतीब चल रहा है। तभी 1100 वाहनों में जब ये नंबर आता है तो ये लगभग 44 ऐसे वाहन थे जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। और उधर जो 60,000 मोबाइल थे, उन 60,000 मोबाइलों में ये 44 वाहनों वाला भी व्यक्ति होता है। अब 44 जगह पुलिस जाती है, जाने के बाद एक एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी, जानकारी जुटा रही थी कि तुम वहां क्या करने के लिए गए थे, क्या नहीं करने गए थे। लेकिन जब टीम ने आकर अपनी अपनी रिपोर्ट देना शुरू किया है तो एक ऐसी बस थी जिसका कलर नीला और सफेद था, और बस का नंबर था UP16 KT 0037। इसका जो ड्राइवर होता है उसकी बातों में कुछ झोल था, कुछ बातें अटपटी कर रहा था। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, उससे पूछा जाता है तो अपना नाम बताता है, मोनू सोलंकी। मोनू सोलंकी जैसे उत्तर प्रदेश के एटा जिले का एक जैथरा कस्बा लगता है, वहां की एक कॉलोनी लगती है नेहरू नगर मोहल्ला, वहां का ही वो रहने वाला होता है। लेकिन नोएडा में एक गांव लगता है बरोला। बरोला गांव में वो अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने 2 बेटियों, एक बेटे के साथ रह रहा था, और लगभग पिछले 6 महीने से राधा स्वामी सत्संग की ये बस थी, उस बस को ये चलाया करता है। पुलिस ने जब जितनी भी जानकारी इससे मांगी, उसने हर एक जानकारी को पुलिस को बड़े आराम से बता दे दिया। लेकिन अभी पुलिस इसके पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे, इस महिला के बारे में पूछे तो कैसे पूछे, समझ नहीं आ रहा था। जैसे पुलिस की टीम यहां से निकल रही थी, एक व्यक्ति ने पुलिस को इशारा किया। इशारा करने के बाद कहा कि साहब आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या बात करोगे? वो कहता है कि साहब आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पुलिस वाले रुक जाते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। तभी वो कहता है कि साहब एक महिला है जिसका नाम प्रीति यादव है, यहाँ से लगभग 300-400 मीटर के फासले से रहती है, और वो महिला लगभग 4-5 दिन से यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बच्चे जरूर हैं जो कि मोनू के पास रह रहे हैं। इतना कहना था। एक बच्चा उसका 5 साल का होता है, एक बच्चा उस महिला का 8 साल का होता है। पुलिस वाले जैसे जा रहे थे वापस लौटकर वैसे ही आते हैं। उसके बाद उच्च अधिकारियों को ये सूचना देते हैं कि कुछ यहाँ से मोनू सोलंकी के बारे में जानकारी मिल रही है। वो एक बस का ड्राइवर है, उसकी बस भी इस इलाके में देखी गई थी, यहाँ अगर आप कहो तो पूछताछ करें। अब उस व्यक्ति को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, चंगुल में लेती है। चंगुल में लेने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरुआत में जैसे अक्सर अपराधी होते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। एक सवाल का जवाब मांगो तो वो अलग अलग तरह से जवाब देना शुरू कर देते हैं। यदि वो सही सही जवाब देते हैं तो पुलिस उन्हें छोड़ देती है, लेकिन अगर बात का जवाब वो अलग अलग तरीके से देना शुरू कर देते हैं तभी वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं और पुलिस के रडार पर आना शुरू हो जाते हैं। मोनू सोलंकी ने जब पहले शुरुआत में सही सही जवाब दिए थे, बाद में वो सही जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि ऊंट पटाक जवाब दे रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछा तो उसने कहानी बताना शुरू कर दिया। दरअसल वो कहता है कि साहब वो महिला है जरूर, जिसका नाम प्रीति यादव है, वो उसकी माँ के साथ जिस कंपनी में उसकी माँ जिस कंपनी में काम करती है वो भी वहीं जाती आती है। बस मैं इतने रूप में जानता हूँ, जब मुझे यह मालूम होता है कि वो अचानक से लापता हो गई है, गायब हो गई है, तो मैं उसके दोनों बच्चों को अपने घर पर लेके आ गया हूँ। चाहे तो मेरी पत्नी से पूछ लो, चाहे मेरी माँ से पूछ लो, और चाहे आसपास के लोगों से पूछ लो। मैं तो उसे ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें करता रहा। जब वो नहीं मिली तो मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं। इसी बीच में पुलिस वालों के पास जो उस घटना स्थल पर लाश मिली थी, लाश के एक एक फोटो थे, उनकी पूरी फाइल बनाई गई थी। फाइल बनाने के बाद उन बच्चों को उस महिला के फोटो दिखाए जाते हैं, उस व्यक्ति को भी दिखाए जाते हैं, मोनू को। मोनू तो साफ इनकार कर देता है कि साहब ये वो महिला नहीं है। लेकिन जो उसके बच्चे होते हैं, एक 8 साल का बालक होता है, एक 5 साल का बालक होता है, जब उन्हें दिखाया जाता है तो उन दोनों बालकों ने एक ही बात, एक ही स्वर में कही, ये हमारी माँ की लाश है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो? वो बच्चे बोलते हैं कि साहब इन्होंने जो पैरों में बिछियां पहनी हुई हैं वो हमारी माँ ऐसी पहनती थी। बस इतना था पुलिस के लिए। अब रास्ते और भी आसान हो जाते हैं। इस व्यक्ति को 14 नवंबर 2025 को हिरासत में लिया जाता है, और हिरासत में लेने के बाद पुलिस फिर इससे सख्ती से पूछताछ करती है। तब ये कहानी सुनाता है। ये कहानी सुनाता है पश्चिमी बंगाल की रहने वाली एक महिला, जिसके अलग अलग कई नाम थे, जिसे प्रीति खातून के नाम से भी जाना जाता था, जिसे प्रीति यादव के नाम से भी जाना जाता था, जिसे प्रीति देवी के नाम से भी जाना जाता था। जब वो कभी छोटी हुआ करती थी तब किसी ने उसे खरीद लिया था, लेकिन खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने से साथ रखता है। लेकिन उम्र ज़्यादा थी, साथ ही वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। लेकिन इस बीच में 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और इस महिला को उस व्यक्ति के पास रहने में असहज होता था, परेशानी होती थी। इसलिए उस महिला ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती और तुम मेरी ज़िंदगी में कभी मत आना।
साल 2023 की बात है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के नोएडा में आ जाती है और नोएडा में आने के बाद बरोला में रहना शुरू कर देती है। वो बरोला में रहती है और बरोला में रहने के साथ साथ ही वो एक फैक्ट्री में जींस का काम करने जाती है, सिलाई करने के लिए जाती है। और इसी फैक्ट्री में एक और महिला आती है, वो उम्र-दराज महिला थी। इस महिला की इस लड़की से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और इन दोनों का कभी वो उसके घर में जा रही है तो कभी वो उसके घर में जा रही है। आपस में एक दूसरे के घर में आना जाना होता था। वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि मोनू सिंह की माँ थी। मोनू सिंह की माँ, जब मोनू अपनी माँ को छोड़ने जाया करता था तो उस वक्त वो ऑटो चलाता था। फिर इसी बीच में वो प्रीति को भी छोड़ने आया जाया करता था। हालांकि वो खुद शादीशुदा होता है, उसके खुद के 2 बेटियां, 1 बेटा होता है। उसके बावजूद भी वो प्रीति के इतने नज़दीक आ जाता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। वो मौके की तलाश में रहते थे कि कब ये महिला अकेली मिले, या उस महिला को भी मौके की तलाश होती थी कब ये मोनू अकेला मिले, कब वो उसके साथ वक्त बिताए, कब वो उसके साथ रातें बिताए। इसी तरह से वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। दोनों के घर का फासला महज 300 मीटर के आसपास या 400 मीटर के आसपास रहता है। इसी बीच में ये नज़दीकियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, महीने दर महीने लगातार गुजरते चले जाते हैं। इसी बीच में इस महिला ने कुछ शर्त रखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ो और मुझे साथ रखो। वैसे भी तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी खासी सहेली है, मैं तुम्हारी माँ के साथ रह लूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ेगा और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मोनू ये बात सुन के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने कहा कि तुमने भी मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था, मैंने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया था। इसके बाद शादी की तो कहीं बात तय हुई नहीं थी, लेकिन तुम ऐसी जिद क्यों कर रही हो? जब शादी नहीं होने वाली बात थी तब उस महिला ने कहा कि मुझे 4-5 लाख रुपए दे दो, 4-5 लाख रुपए दे दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन वो ठहरा मजदूर आदमी, वो ठहरा एक बस का ड्राइवर, उसके पास इतने पैसे कहां से आते? इसलिए उसने पैसे देने से मना कर दिया। तब वो इससे गुस्से में कहते थे कि जो तुम्हारी 2 बेटियां हैं ना, इन दोनों बेटियों से धंधा कराने के बाद सारी की सारी रकम वसूल कर लूंगी। 2 साल से तुम्हारे साथ रह रही हूं, तुमने मेरा बहुत ज्यादा फायदा उठाया। ये बात जब जब मोनू सुनता था, मोनू का खून खोल जाया करता था। मोनू बार बार समझाया करता था कि तुम ये बात मुझसे बिल्कुल भी मत कहा करो, लेकिन वो लड़की थी, वो महिला थी प्रीति यादव, वो इस बात को मानती नहीं थी और उसे चिढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ही करती थी। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था और इसे थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है। एक दिन इसने तय कर लिया था कि अब इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और वो तारीख थी 5 नवंबर 2025। उसने कहा कि सेक्टर 49 में मैं लगभग 3-3:30 बजे के आसपास वहां पहुंच जाऊंगा, तो मुझे वहीं मिलना। वो अपनी बस लेकर, जिसके जो रंग नीला और सफ़ेद है, बस एयर कंडीशनर बस होती है, उस बस में वो उसका इंतजार कर रहा था। प्रीति भी आ जाती है। यहां से सीधे वो सेक्टर 100 पहुंचते हैं। सेक्टर 100 जाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम क्या खाओगी? वो कहती है मैं मैगी खाऊंगी। वो खुद को पराठे की जरूरत थी, वहां से मैगी और पराठे का इंतजाम किया जाता है। इसके बाद सेक्टर 98 पहुंच जाते हैं। 98 जाने के बाद एक जगह बस को खड़ा किया जाता है और बस खड़ी करने के बाद ये लगभग 7:30 बजे के आसपास का रात के वाक्य होगा। तो वो मोनू खुद पराठे खाने लगता है और उसके हाथ में मैगी दे देता है कि तुम आराम से मैगी खाओ। लेकिन उसने वही जिद, वही शर्तें कि या तो मुझे पैसे दो या शादी करो, नहीं तो तुम्हारी बेटियों से मैं धंधा कराऊंगी। ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके पास एक गंडासा होता है, उस गंडासे को वो लेके जाता है। उसकी महिला को, जब उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था, वो पूरी ताकत से उसको मारता है। एयर कंडीशनर गाड़ी थी, सारे शीशे वगैरह उसके लोग थे, खिड़कियां बंद थीं, सब कुछ, क्योंकि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ रही थी, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। और मौका देखते ही उसने प्रीति यादव की गले को काट डाला। उसको तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। इसके बाद फिर उसे लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि इसकी पहचान हो जाए, तो सर को बिल्कुल अलग कर देता है। साथ ही उसके हाथों की हथेलियों को भी काट डालता है। और हाथों की हथेलियाँ काट डालने के बाद वो सेक्टर 82 में जाता है और बरसाती नाले में उसके बाकी हिस्से को बिना कपड़ों के वो फेंक देता है। उसके जो कपड़े होते हैं, कपड़ों को लेकर वो अपने एक पॉलिथीन में रखता है। साथ ही जो उसके जो सर होता है, हथेलियाँ होती हैं, वो गाजियाबाद के पटेल नगर में एक सिद्धार्थ विहार लगती है। पटेल नगर थाना क्षेत्र में सिद्धार्थ विहार, वहाँ जाता है। बिल्कुल सुनसान इलाका होता है। कई बार उसने हाथ को और साथ ही उसके सर को अपनी गाड़ी के टायरों तले कुचला और कुचलने के बाद उनको जो बिल्कुल पूरी तरह से बेकार कर देता है, ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके, पहचान ना हो सके। उसे रेलवे लाइन पर फेंक देता है। अब अपनी बस को अपने घर पर लेके आता है। रात का वो वक्त था, रात में ही उसने उस बस को कम से कम 3 या 4 बार धोया। तभी उसे याद आता है कि बच्चे तो बिल्कुल भूखे होंगे, परेशान होंगे। तभी उन दोनों बालकों को वो अपने घर पे लेके आ जाता है और ये कहते हुए अपनी माँ से, अपनी पत्नी से कहता है कि ना जाने कहाँ इसकी माँ अचानक से गायब हो गई है, लापता हो गई है, कहीं आता पता नहीं चल रहा है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो इसलिए इन बच्चों का तुम ख्याल रखना। बच्चों को वो अपने घर पे लेके आ जाता है और उसके बाद ये सोच रहा था शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले में पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल की है, तो 14 नवंबर 2025 को इस घटनाक्रम का
पुलिस खुलासा कर देती है, और जब खुलासा करती है तो लोगों को इस घटनाक्रम पर यकीन नहीं हो रहा था। फिलहाल उन बच्चों का क्या होगा, उनकी परवरिश कैसे होगी, ये भी एक सवाल है। साथ ही जो मोनू सिंह है, उसकी जो अपनी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उनकी परवरिश कैसे होगी, उनकी ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी, इस पर भी सवाल है। क्योंकि मोनू सिंह तो अब सलाखों के पीछे रहेगा, उसकी ज़िंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको बताना है, मोनू सिंह ने जो किया है, काश वो पुलिस के पास जाता और पूरी कहानी जाकर बताता, तो शायद पुलिस को भी इस बात पर ऐतराज़ नहीं होता, इतना बड़ा उस पर इल्ज़ाम नहीं लगता, इतना बड़ा वो कांड नहीं करता, जितना बड़ा कांड करके वो चारों तरफ मशहूर हो गया, फेमस हो गया। ये सोच रहा था कि 1511 किलोमीटर कहाँ कौन खबर भेज रहा है, लेकिन कत्ल करने वाला या फिर कोई अपराध करने वाला कितने शातिर की ना हो, वो पकड़ा जाता है। जैसे क्या मोनू सिंह पकड़ा गया। जाते जाते ये राम शंकर हैं, आज इनका जन्मदिन है। राम शंकर जी, आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राम सोच मौर्य, धर्मेंद्र मदनपाल सिंह, जगवीर सैनी, दीपक मास्टर जी, नागेंद्र कुमार यादव उत्तर प्रदेश से, मुदस्सिर भट्ट जम्मू से, मोहम्मद सद्दाम जयपुर से, आशुतोष कांत, धनपाल वर्मा मेरठ से, बालेश्वर कुमार महतो झारखंड से, कमलेश कमरिया मुरैना से, देव नारायण कुमार गाजीपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।